हेलो फ्रेंड्स, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज हजरतपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पेपर फर्स्ट के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यूनिट 5 जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 है अपनी एसिड एंड बेस, एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेस, अम्ल तथा क्षारों के बारे में अपने को पढ़ना है। और यूनिट 5 में रखा गया है एसिड एंड बेस को। यूनिट 5 है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, पेपर फर्स्ट के लिए। तो सबसे पहले अपन एसिड और बेस, अम्ल तथा क्षारों की परिभाषाएं क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। इनका मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब निकल के आता है। तो एसिड्स के लिए सबसे पहले एसिड्स के लिए क्या कहा गया, ये जो है स्वाद में, एसिड्स जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी कि इनकी पहचान जो है वो सबसे पहले किसके आधार पर देखी गई, इनके स्वाद के आधार पर। यानी कि स्वाद में जो खट्टे होते हैं उनको एसिड्स में रखा गया या एसिड्स नाम दिया गया। एसिड जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, यानी कि लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है एसिडस। और एसिडस का मतलब होता है खट्टा। एसिडस जो है उसका मतलब होता है खट्टा, यानी कि लैटिन भाषा जो इनका स्वाद था, स्वाद के आधार पर सबसे पहले इनका वर्गीकरण किया गया है कि जो स्वाद में खट्टे निकले उनको क्या कहा गया, एसिड्स। दूसरा क्या है, उसकी पहचान इनकी देखी गई कि जो लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, यानी कि नीले से लाल, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को किसमें चेंज करते हैं, लाल में, ब्लू से रेड। तो ये एक दो पहचान इनकी जिनके आधार पर बताया गया कि इन लक्षणों वाले हैं, इन विशेषताओं वाले जो यौगिक हैं, अणु हैं, उनको अम्ल कहा गया। यानी कि स्वाद में खट्टे और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते। ये जो डेफिनेशन है इनकी, ये आप काफी पहले यानी कि छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आए हो। दूसरा अपन बात करें बेसिस के बारे में, क्षारों के बारे में। तो क्षार जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे। और क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यानी कि ये इसमें चेंज करते हैं, नीला, रेड से ब्लू, नीला कर देते हैं। सीधी सी डेफिनेशन है और ये आपको काफी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अम्लों की परिभाषा क्या है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षारों की परिभाषा स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लेकिन अब अपने को इन सभी डेफिनेशन या परिभाषाओं से आगे बढ़ना है एसिड्स और बेस के बारे में। तो इनको बताने के लिए काफी सारे सिद्धांत ऐसे थे जिन्होंने अम्ल और क्षारों की अलग अलग परिभाषाएं दी और इनकी अलग अलग पहचान बताई। लेकिन सभी सिद्धांतों को अगर अपन गौर से देखें तो उनमें ये बताना कठिन हो जाता है कि कौन सा सिद्धांत जो है वो पूरी तरीके से इनकी व्याख्या कर रहा है, यानी कि एक सही सिस्टम के साथ एसिड और बेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा है। यानी कोई भी सिद्धांत ऐसे पूरी तरीके से नहीं बता सकता कि कौन एसिड्स होंगे और कौन बेस। तो अलग अलग सिद्धांत है, सभी के अपन एक के बाद एक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन एसिड और बेस के बारे में पहला सिद्धांत देखेंगे, आर्हेनियस सिद्धांत। आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस सिद्धांत। सबसे पहले आर्हेनियस सिद्धांत, अम्ल और क्षारों के लिए इसके द्वारा, आर्हेनियस के द्वारा सिद्धांत दिया गया है, थ्योरी दी गई, जिसमें बताया गया कि अम्लों की और क्षारों की प्राथमिक पहचान क्या है, प्राथमिक पहचान। और उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि इस प्रकार के अणु जो है
जिनमें इनके बताए हुए लक्षण विद्यमान होते हैं वो अणु क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं या अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं। तो आर्हेनियस ने सबसे पहले अम्लों के बारे में बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन त्यागते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, विलयन इन्होंने जलीय विलयन लिया, जलीय विलयन में जो पदार्थ H+ आयन का त्याग करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। यानी कि H+ आयन का त्याग क्या कहलाएंगे? एसिड्स, अम्ल। जलीय विलयन में जो पदार्थ H+ आयन त्यागते हैं या त्याग करते हैं वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्षारों के लिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन का त्याग करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। यह डेफिनेशन भी आर्हेनियस के द्वारा दी गई। आर्हेनियस ने कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करेंगे वे अम्ल कहलाएंगे, और जो पदार्थ OH- हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं वे पदार्थ क्षारों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद जैसे अपन एग्जांपल ले KOH, NaOH, ये क्या है? क्षार। यानी कि यहाँ यदि अपन KOH को जलीय विलयन में डालें तो वहां से अपने को OH- आयन जो है वो प्राप्त होता है। यानी कि KOH जो है वो क्या हुआ? क्षार। NaOH को यदि अपन जलीय विलयन में डालें तो ये आयन में टूट जाता है, Na+ और OH-, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन अपने को प्राप्त हो रहा है NaOH के द्वारा जलीय विलयन में डालने के बाद। NaOH जो है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? क्षार की तरह व्यवहार करता है। KOH को K+ OH-। तो ये जो पदार्थ जलीय विलयन में OH- का त्याग करते हैं, OH- रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेंगे जलीय विलयन में, तो ऐसे पदार्थ क्षारों की श्रेणी में आते हैं। ये डेफिनेशन थी आर्हेनियस के द्वारा दी गई। इसके बाद अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया करवाने के लिए यदि अपन अम्लों और क्षारों की आपस में अभिक्रिया करवाएं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। यानी कि साल्ट और +H2O का फॉर्मेशन होता है। इसके द्वारा यदि अम्लों और क्षारों की आपस में ही अभिक्रिया करवाई जाए, आपस में ही अभिक्रिया करवाने पर किसका निर्माण होता है? साल्ट और जल का। यानी कि अम्ल जो है, और इस अभिक्रिया को इस नाम से जाना जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्लों और क्षारों की जो आपस में अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तथा इसमें जो ऊष्मा बाहर निकलती है इस रिएक्शन में, अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाने पर जो एनर्जी या हीट ऊष्मा बाहर निकलती है उस ऊष्मा को अपन कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। अम्ल और क्षारों की आपस में अभिक्रिया करवाने पर उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उस अभिक्रिया से जो एनर्जी हीट बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, उसको कहते हैं अपन उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जैसे अपन एग्जांपल ले उदासीनीकरण अभिक्रिया का, HCl + NaOH। HCl क्या है? एसिड। क्योंकि यहाँ यदि अपन HCl को जलीय विलयन में डालें तो वहां अपने को H+ आयन प्राप्त होते हैं, H+ आयन। अब जो H+ आयन देगा या त्याग करेगा वो एसिड या अम्ल की श्रेणी में आता है आर्हेनियस के अनुसार। NaOH ये क्षार की भांति व्यवहार करता है। यहाँ पर लिख सकते हैं HCl क्या है? एसिड, और NaOH बेस। क्योंकि NaOH को यदि जलीय विलयन में डालें तो वहां अपने को OH- आयन प्राप्त होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होते हैं। तो NaOH किसकी भांति व्यवहार करता है? क्षार की तरह। तो दोनों अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बनेगा? H2O + NaCl, NaCl + H2O। NaCl क्या है? साल्ट, लवण। NaCl लवण और H2O जल। यानी कि यहाँ अभी अपन ने बात की थी उदासीनीकरण अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया कराने पर अपने को क्या प्राप्त होता है? लवण और
जल। तो यहाँ अपने को मिला NaCl जो क्या है लवण साल्ट और H2। ये विक्रिया क्या कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अम्ल जो है वो क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, और यहाँ पे क्षार जो है वो अम्ल के गुणों को या अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। यानी दोनों क्या हो जाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, दोनों उदासीन हो जाते हैं। यहाँ पे साल्ट जो मिला उसमें ना ही तो एसिड के गुण है और ना ही बेस के गुण है, यानी कि साल्ट न्यूट्रल उदासीन। तो यहाँ पे अम्ल जो है वो क्षार के प्रभाव को या क्षार के गुणों को नष्ट कर देता है, और क्षार जो है वो एसिड यानी कि अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है, और नष्ट करने के बाद अपने को प्रोडक्ट मिलता है साल्ट लवण प्लस जल। तो ये थी अब उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए एक एग्जांपल। और इस रिएक्शन से जो हीट ऊष्मा बाहर निकलती है रिलीज होती है उसको अपन बोलते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। अब इसके बाद इन्होंने ये पहली पहचान या पहली डेफिनेशन बताई आर्हेनियस ने अम्ल और क्षार की, जो H+ आयन का त्याग करेगा अम्ल, OH- का त्याग करेगा क्षार। उसके बाद इन्होंने अगले गुणों के बारे में बताया कि एसिड बेस स्ट्रेंथ के बारे में। एसिड बेस स्ट्रेंथ, अम्ल क्षार सामर्थ्य कि अम्ल और क्षारों की सामर्थ्य क्या होती है, कितनी होती है। एसिड बेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताया। इनकी डेफिनेशन देने के बाद एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में इन्होंने चर्चा की। क्या बताया कि वे अम्ल जिनका जलीय विलयन में, यदि अपन HCl को जल में डालें, HCl को जल में डालने पर यदि इसका पूर्ण वियोजन हो जाए यानी पूरी तरह से आयनों में विभाजित हो जाए, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित हो जाए H+ और Cl-, यानी कि HCl क्या है अणु मॉलिक्यूल, ये पूरी तरह से आयनों में टूट जाए, कोई अंश ऐसा ना बचे जो वियोजित ना हो या अनआयनित भाग ना रहे, पूर्ण रूप से HCl किसमें बदल जाए आयनों में, पूरा 100% किसमें चेंज हो जाए आयनों में, H+ और Cl- आयन में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वियोजित हो जाए। तो ऐसे अम्ल जो है या ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं प्रबल अम्ल। अपने को पता है HCl क्या है अम्ल है, यानी कि H+ आयन ले रहा है, तो H+ आयन और Cl- आयनों के रूप में टूटने के बाद यानी पूरा अणु जो है HCl वो पूरी तरह से आयनों में विभाजित हो जाए, तो ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्लों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि वे अम्ल जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजन हो जाए या वियोजित हो जाए तथा H+ आयनों की सांद्रता अधिक प्राप्त हो, यानी कि यदि अणु अपना पूर्ण रूप से आयनित होगा तो वहां अपने को H+ आयनों की सांद्रता अधिक प्राप्त होगी, ज्यादा सांद्रता प्राप्त होगी। सांद्रता क्या होगी, कंसंट्रेशन हाई, कंसंट्रेशन अपने को हाई या ज्यादा प्राप्त होती है। किस कंडीशन में, यदि अणु का पूर्ण वियोजन हो जाए जलीय विलयन में, तो उस कंडीशन में अपने को H+ आयन की ज्यादा मात्रा में प्राप्त होंगे, और कंसंट्रेशन कहें अपन H+ आयनों की तो वो अधिक प्राप्त होती है। उन्हें प्रबल अम्ल के नाम से जाना जाता है जो पूर्ण रूप से आयनित हो। इसके बाद प्रबल अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक का मान अधिक होता है। वियोजन स्थिरांक का मान अधिक होता है, यानी कि जो प्रबल अम्ल होगा उसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान अधिक होता है। वियोजन स्थिरांक का मतलब है कि कितना प्रतिशत अणु जो है वो आयनों में विभाजित हो रहा है। तो यहाँ अपना जो अणु है वो पूर्ण रूप से यानी पूरा 100% आयनों में विभाजित हो रहा है, तो इसके लिए वियोजन स्थिरांक जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा या वियोजन स्थिरांक का मान अधिक होगा। और यदि अपन यही बात क्षारों के लिए करें तो क्षार यदि पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित हो तो उसके लिए भी वियोजन स्थिरांक का मान क्या होता है, उच्च होता है, अधिक होता है। जैसे अपन एग्जांपल लें तो ये आर्हेनियस ने डेफिनेशन देने के बाद में क्या बताया, अम्ल और क्षार की सामर्थ्य के बारे में, यानी कि जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होगा वो प्रबल अम्लों की श्रेणी में आएगा। अब पूर्ण रूप से आयनित होने के बाद अब H+ आयन जो है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे, और अधिक मात्रा में प्राप्त होने का मतलब है कि यहाँ पे वियोजन स्थिरांक का मान जो है वो
बढ़ेगा या ज्यादा होता है। HCl इसको वियोजन स्थिरांक अपन डिनोट कर रहे हैं Ka1 से, A1 एसिड और Ka1 यहाँ किसमें डिवाइड होगा H++ Cl माइनस आयन, यानी कि HCl जो है वो आयनों में वियोजित हो रहा है। तो इसके लिए अपन वियोजन स्थिरांक का मान किस प्रकार से निकालेंगे कि A1 बराबर H+ की कंसंट्रेशन Cl माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन HCl की कंसंट्रेशन। ये क्या है, अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक का मान, यानी कि अपन इसके द्वारा अपन अणु के बारे में ये पता लगा सकते हैं कि अणु जो है वो कितना प्रतिशत जलीय विलयन में आयनित हुआ है। यानी यहाँ पे Ka1 इसको डिनोट कर रहा है HCl के वियोजन स्थिरांक को। इसके बाद अपन बात करें दुर्बल अम्लों की। वे अम्ल जिनका जल में पूर्ण वियोजन नहीं होता है, पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित नहीं होते हैं तथा H+ आयनों की सांद्रता कम होती है। यदि आयनों में पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होंगे तो H+ आयनों की सांद्रता भी अपने को कम प्राप्त होगी या कम प्राप्त होती है। आयनों में पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा, 100% आयनों में विघटित नहीं हो रहा, तो अपने को H+ आयनों की सांद्रता भी कम मिलेगी या H+ आयनों की मात्रा कम प्राप्त होगी। उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है, यानी कि जहां H+ आयन कम प्राप्त होंगे उन्हें क्या कहेंगे अपन, दुर्बल अम्ल। आरएनएस के अनुसार वो दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आते हैं जो पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं हो जलीय विलयन में। और दुर्बल अम्ल के लिए वियोजन स्थिरांक का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वियोजन स्थिरांक का मतलब क्या है कि अणु जो है वो जलीय विलयन में कितना प्रतिशत वियोजित हो रहा है, आयनों में टूट रहा है। तो यहाँ पे अणु जो है वो पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित नहीं हो रहा है, उसका अणु का कुछ अंश आयनों में विभाजित हुआ है या हो रहा है, बाकी जो बचा हुआ अंश है वो अवियोजित है। तो यहाँ पे वियोजन स्थिरांक का मान क्या होता है, कम होता है। एग्जांपल ले अपन दुर्बल अम्ल का। दुर्बल अम्ल की बात करें तो CH3COOH, ये क्या है अपना दुर्बल अम्ल। अब इसको यदि अपन जलीय विलयन में डालें तो अपने को इसको अपन दुर्बल अम्ल Ka2 के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। CH3COOH, तो CH3H+ प्लस CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, यानी कि CH3COOH जो है वो पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित नहीं होता है। यानी कि यहाँ अपने को H+ आयन की जो मात्रा है, सांद्रता है, वो कम प्राप्त होती है। तो कम प्राप्त होगी तो वियोजन स्थिरांक का मान भी कम होता है, क्योंकि CH3COOH अणु जो है वो पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित नहीं हो रहा है, CH3COO माइनस। तो इसके लिए अपन वियोजन स्थिरांक का मान निकालेंगे Ka2 बराबर H+ कंसंट्रेशन CH3COO माइनस कंसंट्रेशन अपॉन CH3COOH कंसंट्रेशन। ये किसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान निकाल रहे हैं हम, Ka2 दुर्बल अम्ल के लिए। तो Ka1 प्रबल अम्ल के लिए अपन ने वियोजन स्थिरांक का मान निकाला और Ka2 दुर्बल अम्ल के लिए। अब इसी प्रकार से इन्होंने आर्हेनियस ने परिभाषा दी या क्षारों के लिए परिभाषा दी या क्षारों के बारे में बताया कि कौन से क्षार प्रबल क्षार कहलाते हैं और कौन से क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो वे क्षार जिनका अब अपने को पता है कि क्षार किन्हें बोला गया, जो जलीय विलयन में OH- हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या हाइड्रोक्सिल आयन का त्याग करते हैं, वे अणु क्षार कहलाते हैं। अब ये देखा जाएगा कि कौन से क्षार प्रबल होते हैं और कौन से क्षार दुर्बल होते हैं। तो वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्ण वियोजन हो जाता है या पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं तथा OH- सांद्रता अधिक प्राप्त होती है, OH- सांद्रता अधिक प्राप्त होती है, वे प्रबल क्षार कहलाते हैं। सेम कहानी है जो अपने हम लोग लिए पढ़ी, यानी कि क्षार कौन होगा, जो जलीय विलयन में OH- आयन देगा। अब यहाँ पे ऐसा अणु जो या ऐसा पदार्थ पूर्ण रूप से पूरा 100% आयनों में विघटित हो रहा है, तो उस कंडीशन में अपने को H- की सांद्रता अधिक प्राप्त होती है, अधिक प्राप्त होगी। तो यहाँ पे वियोजन स्थिरांक का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, जैसे प्रबल अम्लों में हुआ। वियोजन स्थिरांक का मान अधिक, पूर्ण रूप से वियोजित होगा तो OH- आयन अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। अधिक मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं मतलब वियोजन जो है
वियोजन स्थिरांक का मान भी ज़्यादा प्राप्त होता है, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। ये इन लक्षणों वाले पदार्थ प्रबल क्षार कहलाते हैं, जिनमें OH- की सांद्रता ज़्यादा प्राप्त हो और वियोजन स्थिरांक का मान ज़्यादा हो, तो इन्हें क्या कहते हैं अपन? प्रबल क्षार। इनके लिए वियोजन स्थिरांक का मान अधिक होता है। अपना एग्जाम्पल लें KOH, इसके लिए वियोजन स्थिरांक का मान निकालें तो Kb1 द्वारा डिनोट करेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा अपने K++ OH-, यानी कि आयनों में टूट रहा है। अब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि केवल जो पूर्ण रूप से पूरा 100% अपने आयनों में डिवाइड हो रहा है, यानी कि अनआयनित भाग 0% है, अविघटित भाग 0% है, पूर्ण रूप से आयनों में विघटित हो रहा है। तो Kb1 यहाँ पे प्रबल क्षार के लिए वियोजन स्थिरांक का मान, तो K+ की कंसंट्रेशन OH- की कंसंट्रेशन अपॉन KOH की कंसंट्रेशन, किसको प्रदर्शित कर रहा है? प्रबल क्षार के लिए वियोजन स्थिरांक का मान। इसके बाद अपन बात करें दुर्बल क्षारों की, तो वे क्षार जिनका जलीय विलय में पूर्ण वियोजन नहीं होता है या पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, तथा अब यदि कोई अणु पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो रहा जलीय विलय में, तो वहां OH- की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी, या OH- की सांद्रता अपने को कम प्राप्त होगी। मतलब वियोजन स्थिरांक का मान भी क्या होगा? कम, यानी कि वियोजन स्थिरांक के कम मान के कारण यहाँ पे अपने को OH- आयनों की सांद्रता कम प्राप्त हो रही है। तो ऐसे लक्षणों वाली क्षार क्या कहलाएंगे? दुर्बल क्षार पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, तो OH- आयनों की सांद्रता कम प्राप्त होती है, यानी कि वियोजन स्थिरांक का मान भी कम प्राप्त होता है। इन्हें अपन दुर्बल क्षार के नाम से जानते हैं, या आर्नीस ने बताया कि ऐसे पदार्थों को दुर्बल क्षार कहा जाता है। NH4OH इस प्रकार का एग्जाम्पल है जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभाजित या विघटित नहीं होता है। NH4OH इसके लिए अपन वियोजन स्थिरांक निकालें Kb2 NH4+ OH-, यानी कि OH- अपने प्राप्त हो रही है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि NH4OH जो है वो अपने आयनों में, यानी कि NH4+ और OH- में पूर्ण रूप से पूरा 100% विभाजित नहीं हो रहा, विघटित नहीं हो रहा है, यानी कुछ अंश है जो अभी बचा हुआ है, यानी कि आयनित नहीं हुआ, कुछ हिस्सा या कुछ अंश NH4OH का आयनों में विभाजित हुआ है। तो ऐसे क्षार क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि OH- भी अपने को कम प्राप्त होंगे, यानी कि वियोजन स्थिरांक का मान भी कम होगा। वियोजन स्थिरांक कैसे निकालेंगे? Kb2 बराबर NH4+ की कंसंट्रेशन OH- की कंसंट्रेशन अपॉन, ये इसको प्रदर्शित कर रहा है दुर्बल क्षार के लिए वियोजन स्थिरांक के मान को। तो ये थी आर्नीस थ्योरी, यानी कि आर्नीस ने क्या बताया? सबसे पहले एसिड और बेस की पहचान की, अपन कैसे पहचान करें कि कौन सा पदार्थ या अणु अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो इन्होंने पहचान बताई कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन का त्याग करते हैं वे पदार्थ अम्ल कहलाएंगे, जो पदार्थ जलीय विलयन में OH- आयन का त्याग करते हैं वे पदार्थ क्षार कहलाएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताया कि जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं वे प्रबल अम्लों की श्रेणी में आते हैं या प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, 100% विघटित नहीं होते, वे अम्ल दुर्बल क्षार की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने क्षारों के बारे में बताया कि वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार, और वहां पे OH- की कंसंट्रेशन अपने को ज्यादा प्राप्त होती है, वियोजन स्थिरांक का मान ज्यादा होता है। और दुर्बल अम्लों के लिए जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं वहां OH- की कंसंट्रेशन भी कम प्राप्त होगी और वियोजन स्थिरांक का मान भी कम प्राप्त होता है। तो ऐसे लक्षणों वाले पदार्थों को या क्षारों को इन्होंने दुर्बल क्षार कहा आर्नीस ने। तो ये बताया आर्नीस ने। इसके बाद अपन बात करेंगे आर्नीस सिद्धांत की कमियां। क्या कमी थी आर्नीस थ्योरी में, इसकी कमियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहली कमी थी इसकी आर्नीस सिद्धांत के लिए
तो आरएनए सिद्धांत की जो कमियां थी उनकी अपन बात करें। कमियां, पहली कमी थी आरएनए सिद्धांत के लिए कि इस अवधारणा के अनुसार HCl जो है वो जलीय विलयन में अम्ल होता है। HCl की अभी अपन ने चर्चा की थी। HCl जलीय विलयन में एसिड की भांति व्यवहार करता है या अम्ल होता है। HCl जो है वो जलीय विलयन में अम्ल की भांति व्यवहार करता है, लेकिन HCl जो है वो गैसीय अवस्था में अम्ल नहीं होता है या अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करता है। क्रॉस HCl जो है वो जलीय विलयन में अम्ल की भांति व्यवहार करता है, लेकिन HCl गैसीय अवस्था में अम्ल नहीं होता है, अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करता है। इस व्यवहार को आर्हेनियस नहीं समझा सका। दूसरी कमी थी इसकी, यह अवधारणा आर्हेनियस अवधारणा जो है वो केवल जलीय विलयन पर लागू होती है, यानी कि इन्होंने जो भी कार्य किया वो जलीय विलयन में किया, जलीय विलयन पर ही लागू होती है। अन्य विलायक जो है जैसे NH3SO2 CCl4, इन विलायकों पर आर्हेनियस थ्योरी काम नहीं करती या आर्हेनियस थ्योरी अन्य विलायकों पर एसिड और बेस के बारे में नहीं बताती है। तीसरी कमी थी इसकी, CO2 SO2 आदि गैसों के अम्लीय व्यवहार को नहीं समझाती है। CO2 और SO2 क्या है? गैस, और ये अम्ल की भांति व्यवहार करती है, लेकिन इनके बारे में भी आर्हेनियस के द्वारा कुछ नहीं समझाया जा सका। इसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, ऐसे यौगिक AlCl3BF3, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, AlCl3BF3 किसकी भांति व्यवहार करते हैं? अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन ये H+ आयन का त्याग नहीं करते, यहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं H+ आयन या H+ आयन का त्याग नहीं करते हैं। इसकी व्याख्या आर्हेनियस अवधारणा नहीं करती कि आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार H+ आयन देगा वो मॉलिक्यूल अम्ल की भांति व्यवहार करता है, लेकिन यहाँ पे अम्ल H+ आयन दोनों ही अणु जो है वो त्याग नहीं करते हैं, तो उसके बाद भी दोनों मॉलिक्यूल जो है वो अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। इसके बारे में आर्हेनियस के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद लास्ट कमी थी इसकी, H+ आयन जो है उसका आकार सबसे छोटा होता है, अतः आवेश घनत्व साइज छोटा है H+ आयन का, तो आवेश घनत्व साइज छोटा, तो आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी जो है वो अधिक होगी, चार्ज डेंसिटी अधिक होगी, साइज सबसे छोटा होता है, तो यह स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जा सकता। H+ आयन जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जा सकता, यह जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है। जलीय विलयन में किसके रूप में? H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोनियम आयन H3O+, यानी कि H+ प्लस H2O क्या बनेगा? H3O+, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है। इसके बाद अपन ये थी आर्हेनियस थ्योरी, क्या बताया और क्या कमियां थी इसकी अपन ने चर्चा की। सभी कमियां देखी, जलीय विलयन में पर लागू उसकी NH3SO2 CCl पर लागू नहीं होती। CO2 SO2 गैस जो है वो क्या है? एसिड है, लेकिन ये नहीं बता सकी थ्योरी। HCl जो है वो अम्ल की भांति व्यवहार करता है जलीय विलयन में, लेकिन गैसीय अवस्था में अम्ल नहीं होता है। तीसरा AlCl3BF3 H+ आयन नहीं त्यागते, फिर भी अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। अगला H+ आयन जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, उसका साइज सबसे छोटा होता है, तो इसका मतलब आवेश घनत्व उसके ऊपर सबसे ज्यादा होता है, तो H+ आयन जो हाइड्रोनियम आयन H3O+ के रूप में पाया जाता है। ये कमियां थी आर्हेनियस की। इसके बाद अगली थ्योरी लुईस अवधारणा, सेकंड थ्योरी लुईस अवधारणा, जो एसिड और बेस के बारे में कुछ अलग जानकारियां प्रदान करती हैं, जिसको अपन अगले लेक्चर में देखेंगे।